नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल सालासर से सत्ता संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, तब उनसे डर के और एक सिर्फ उनकी जो भीड़ और उनका जो आशीर्वाद देने के लिए जो जनता आई थी उसको देख के सिर्फ एक आश्वासन फेंका, एक वो जुमला फेंका। हरियाणा के अंदर ऐसा कोई गेम नहीं होगा जहाँ पे गोल्ड मेडल बच्चे लेके नहीं है। हमारे भी बच्चों के अंदर ऐसा हौसला है, जज्बा है, ऐसे मतलब बच्चे हमारे भी जा सकते हैं, हमारे बच्चे भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं, लेकिन खेलने की ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है, खेल मैदान नहीं है। इनका तो इतना मतलब भ्रष्टाचार की देवी बन गई है ये तो। हम तो लोगों से सुन रहे हैं कि इन्होंने एक डायरी डाल रखी है, जो कमीशन है वो प्रॉपर अगर बराबर ने 50% पहले लेती है और 50% की बाकायदा एक जैसे ब्याह शादी में बान और न्योता होता है ना, उस तरह की डायरी डाल रखी है। तो वो लोग समझ गए हैं, लोग तीसरे विकल्प का इंतजार था और वो उन लोगों को मिल गया। वो तो सिर्फ एक जुमला फेंका है। जिले की घोषणा करते तो 19 जिलों के अंदर करते थे, और अगर जिले की घोषणा कर दी है तो मनोज मेघवाल जो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में है, उसने अपने नामांकन फॉर्म के अंदर जिला चूरू क्यों भरा? जो गहलोत ने 7 गारंटी योजनाएं दी है, उनके बलबूते पे सरकार रिपीट हो पाएगी? बिल्कुल नहीं होगी साहब। कांग्रेस सरकार कह रही है कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें बना दी है, तो साहब इंग्लिश मीडियम स्कूलों के टीचर तो भेजो। ऐसे सिर्फ कागजों में स्कूलें बनाने से क्या होगा? इस बार जो जनता है वो वोट की टक्कर से और वोट की चोट से इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। ये तो सिर्फ वो अपनी एक सीट को बचाने के लिए, और लोगों के पास एक ऑप्शंस नहीं था। तो जब भंवरलाल जी से लोग तंग आ जाते तब खेमाराम जी को वोट दे देते, और खेमाराम जी से जब 5 साल में तंग आ जाते तो इसमें दे देते। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। प्रदेश में चुनाव हैं और इस चुनावी चौसर के बीच में हम गांव देहात के अंदर जाते रहते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या हैं, वहां बीते 5 सालों में वहां के मौजूदा विधायक ने क्या कुछ काम करवा है। कांग्रेस की सरकार रही, इस कांग्रेस की सरकार ने गांव देहात तक जो योजनाएं हैं वो पहुंची है या नहीं, यही जानने के लिए हम पहुंचे थे। लेकिन इन सब के बीच में वहां के जनप्रतिनिधि होते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनसे भी जानते हैं कि मौजूदा विधायक हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या काम करवाया। तो हम पहुंचे थे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां से समाज सेवी और आरएलपी की विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाली डॉक्टर अमृता चौधरी जी आज हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि आरएलपी की विचारधारा क्या है और यहाँ पर मौजूदा विधायक मनोज मेघवाल हैं। मनोज मेघवाल ने बीते 2.5 साल में क्या काम करवाए। 2.5 साल इसलिए क्योंकि इनसे पहले इनके पिताजी विधायक थे और उनका देहांत होने के बाद उपचुनाव में ये विधानसभा पहुंचे थे। जानते हैं आज आरएलपी की एजेंडे क्या है। नमस्कार मैम, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आरजे 24 को धन्यवाद देती हूँ कि आप जिस तरह से गांव ढाणी और लोगों के विचार को जान करके उसको पूरे प्रदेश की जनता, विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता को रूबरू करवा रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, आप एक पैसे से समाज सेवी हैं लेकिन आप हनुमान बेनीवाल की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं। आप आरएलपी का जो यहाँ से प्रत्याशी है बाबूलाल कुलदीप, उनके साथ प्रचार प्रसार में दिखाई देते हैं। तो आरएलपी का एजेंडा क्या है? देखिए अभिषेक जी, रही बात बाबूलाल जी कुलदीप की जो आरएलपी का प्रत्याशी है, बाबूलाल जी कुलदीप हैं, उसको मैं पिछले 13 साल से व्यक्तिगत जानती हूँ, और ये पहले कांग्रेस के अंदर एक्टिव कार्यकर्ता की भूमिका निभाते थे। हम तो ये कहते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे कि बाबूलाल जी कोई अदर कास्ट से हैं या फिर उनके सुपुत्र हैं, क्योंकि चुनाव से पहले मनोज मेघवाल को कोई नहीं जानता था। मनोज मेघवाल को जानते भी नहीं थे। ये तो दुर्भाग्यवश मंत्री जी की डेथ हो गई, उनकी बहन जो बनारसी थी वो राजनीतिक में एक्टिव थी, उसका देहांत हो गया, तो फिर प्रत्याशी के रूप में मनोज जी को लाया गया था। बाबूलाल जी की बात है जहाँ तक, बाबूलाल जी गरीब को गणेश मान के, क्योंकि ये खुद स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमेशा गरीब को गणेश मान के अपनी सेवा की है। और जब ये विपक्ष के अंदर भी होते थे तब भी हम तो कभी भी अगर किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए कॉल करते थे तो वो काम ये करते थे। अच्छा, आप क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, सोशली लाइफ में या फिर पॉलिटिकली लाइफ में, क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं देखते हैं? सर, क्षेत्र की अगर बात करें तो जैसे हमारा ये जो आथुना बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, वेस्ट साइड का जो पूरा इलाका, ये कुआं इसके अंदर है और मूंगफली की खेती होती है, लेकिन यहाँ पे बिजली पूरी नहीं आ रही है और ट्रिपिंग होती है, उससे किसान की एक बार मोटर जलते ही 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। और ये बराबर ट्रिपिंग का जो सिस्टम है वो इनसे रुक नहीं पाया है। ओवरलोड जिसको कह सकते हैं, जीएसएस ये प्रॉपर बना नहीं पा रहे हैं, बिजली प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं।
दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या है। जैसे ही गर्मी आती है यहाँ पानी की इतनी अफरा तफरी मच जाती है, और क्योंकि ग्राउंड वाटर है उसका लेवल तो ऊपर है लेकिन बहुत खारा पानी है, तो जब पशु वगैरह होते हैं वो पानी पीने से उनकी मौतें हो जाती है। 2011 में मैंने एक सर्वे की थी और उसके अंदर एक एक गांव से 40-40, 50-50 गायें दम तोड़ दिया था पानी की वजह से, क्योंकि खारा पानी पीती है, आफरा आता है और उसके बाद में पशु है वो दम तोड़ देता है। और गरीब तबके के जो परिवार है उनकी अगर बात करें तो अगर टैंकर पानी का अगर गिरवाते हैं तो गिरवाने के लिए संसाधन तो चाहिए ना, टैंक उनके पास नहीं बना हुआ है, तो वो एक भयंकर समस्या है। और जो आपनी योजना का पानी आ रहा है वो पूरा ब्लैक में मिल रहा है, क्योंकि एक टैंकर गिरवाने के लिए 2 से 2,500 रुपये खर्च करना पड़ता है। अच्छा, तो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से मनोज मेघवाल, पहले इनके पिताजी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो ये लोग इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करवाते हैं? साहब ये तो सिर्फ वो अपनी एक सीट को बचाने के लिए, और लोगों के पास एक ऑप्शंस नहीं था। तो जब भंवरलाल जी से लोग तंग आ जाते तब खेमाराम जी को वोट दे देते, और खेमाराम जी से जब 5 साल में तंग आ जाते तो इसमें दे देते। ये जब 2.5 साल पूर्व में जब चुनाव हुआ था, उपचुनाव, तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में सीताराम नाइक को यहाँ पे उतार के भेजा था, और जनता ने उनको अच्छा समर्थन दिया। 2021 के अंदर उपचुनाव था, उसके अंदर 32,210 वोट मिले, क्योंकि आरएलपी ने तो 0 से शुरुआत की थी। आज इनका तो 30 से 35,000 वोटों से गिनती स्टार्ट होती है। तो इस बार जो जनता है, क्योंकि उनसे भी 30-35 से शुरू होती है और आरएलपी की 30-35 वोटों से 30-35,000 वोटों से शुरुआत हो रही है, तो इस बार जो जनता है वो वोट की टक्कर से और वोट की चोट से इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। अब मौजूदा अगर विधायक की बात करें तो उनके समर्थन में मुख्यमंत्री जी खुद वोट की अपील करने के लिए 2 बार यहाँ पे आए थे, और उन्होंने 150 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा करके गए थे, और जिले के लिए आश्वासन देके गए थे कि मनोज को अगर आप जिता के भेज दोगे तो जब नए जिले बनेंगे तो सबसे पहले सुजानगढ़ का ऊपर नाम होगा। और एक जो छापर की तरफ जाते वो फ्लाईओवर की घोषणा करके गए थे। वो 3 बड़ी घोषणाएं थी, वो घोषणा ही रह गई, कागजों के अंदर ही रह गई। जब नए जिले बने तो लोग एक टक की नज़र लगाए हुए बैठे थे कि हमारे सुजानगढ़ का नाम सबसे ऊपर आएगा, और 7 दशक से लोग, यहाँ के लोग थे, वो संघर्ष कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आज़ादी से पहले जब रियासत होती थी तब सुजानगढ़ जिला था, लेकिन सिर्फ लोग अपना खोया हुआ सम्मान को वापस मांग रहे थे। यहाँ पे एडिशनल एसपी बैठता है, एडिशनल कलेक्टर बैठ रहा है, कलेक्टर और एसपी को ही तो बिठाना था इनको। और राम लुभैया कमेटी थी, उसके अंदर भी सारे नॉर्म्स सुजानगढ़ पूरा कर रहा था, लेकिन यहाँ का नेतृत्व कमज़ोर होने की वजह से यहाँ सुजानगढ़ को जिले से वंचित रखा गया, और 7 से 10 दिन तक भयंकर विरोध यहाँ पे रहा। ये जुमलेबाजी भी उनकी हुई कांग्रेस के लोगों ने कि हम कांग्रेस पार्टी से हम इस्तीफा देते हैं। वो सब जनता को गुमराह करने के लिए था। वो सारे लोग आज वहीं बैठे हैं, सारे लोग वहीं भाग रहे हैं। लेकिन अब जाते जाते जिले की घोषणा तो कर दी मुख्यमंत्री। नहीं साहब, अभिषेक जी कहाँ जिले की, वो तो सिर्फ एक जुमला फेंका है। जिले की घोषणा करते तो 19 जिलों के अंदर कर देते, और अगर जिले की घोषणा कर दी है तो मनोज मेघवाल जो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में है, उसने अपने नामांकन फॉर्म के अंदर जिला चूरू क्यों भरा है? चूल्हा सुजानगढ़ भरता। अगर सुजानगढ़ बन गया, नोटिफिकेशन कहाँ है? और वो भी कैसे हुआ? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल सालासर से सत्ता संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, तब उनसे डर के, और एक सिर्फ उनकी जो भीड़ और उनका जो आशीर्वाद देने के लिए जो जनता आई थी, उसको देख के सिर्फ एक आश्वासन फेंका है, एक वो जुमला फेंका है। लेकिन सुजानगढ़ की जनता कहीं वोट को बटोरने के लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि हम जिला बना रहे हैं। हाँ वही है, लेकिन ये इसको जनता, सबको पता है जनता को। फेसबुक या जिला कह सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, फेसबुक या जो जुमला कह सकते हैं इसको। तो क्या लगता है इस बार जैसे मुकाबला त्रिकोणीय है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है। भाजपा ने एक नया चेहरे पे दांव खेला है, जो 2018 में बागी होकर चुनाव लड़ी थी और 40,000 के समथिंग वोट लिए थे, और इस बार भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। देखिए 2018 के अंदर आप बात करें संतोष जी का, तो उस समय मास्टर जी का बड़ा विरोध था, और लोग तीसरा विकल्प का इंतजार कर रहे थे सुजानगढ़ विधानसभा की जनता, और इसलिए वो जलन के 38,000 वोट चले गए थे। वो वोट 38 में से 32,210 तो आरएलपी को आ गए थे पिछली बार। और संतोष जी का ये दूसरा कार्यकाल है प्रधान का विधानसभा का।
आप बिदासर की साइड में कल जैसे हनुमान जी बेनीवाल तेंदेसर में आए थे और अपार संख्या, हम तो कह सकते हैं कि हनुमान जी को आश्वस्त करने के लिए आए थे कि हम बाबूलाल जी को भारी बहुमत से जीता के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इनका तो इतना मतलब भ्रष्टाचार की देवी बन गई है ये तो। हम तो लोगों से सुन रहे हैं कि इन्होंने एक डायरी डाल रखी है, जो कमीशन है वो प्रॉपर अगर बराबर नहीं 50% पहले लेती है और 50% की बाकायदा एक जैसे ब्याह शादी में बान और न्योता होता है ना, उस तरह की डायरी डाल रखी है। तो वो लोग समझ गए हैं, लोग तीसरे विकल्प का इंतजार था और वो उन लोगों को मिल गया है। लेकिन वो तो कह रहे थे कल परसों भाषणों में कि मैं तो किराए के मकान में रहती हूँ, मेरे पास तो मकान भी नहीं है। वो तो सब बकवास है, वो लोगों को दिखावा के लिए है। अच्छा, एक चीज़ और फिर मैं इन सब के परे कि सुजानगढ़ जो हेड क्वार्टर है, यहाँ से गांव देहात की डिस्टेंस बहुत दूर तक है, 80 किलोमीटर तक गांव यहाँ से बसे हुए हैं जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो वहाँ तक ये योजनाएं कैसे पहुँच पाती है? ये जो नेता आते हैं चुनाव में वादा करते हैं कि हम ये करवाएंगे, लेकिन गाँव के अंतिम छोर तक तो ये पहुँच ही नहीं पाते हैं। ये साहब आप बहुत ठीक सवाल आपने पूछा और बोला। अब जैसे कातर लालगढ़ की साइड में जाते हैं तो 80 किलोमीटर यहाँ की डिस्टेंस है और 102 किलोमीटर चूरू है, यानी 182 किलोमीटर है। और ज़िले तक अगर व्यक्ति को पहुँचना है तो उसको 2 दिन लगता है, समय लगता है। या तो फिर गाड़ी किराया करो, 4 से 5 हज़ार रुपये गाड़ी वाले को दो, तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। रही बात इनकी जो सूचनाएं पहुंचने की, योजना की बात करें तो योजना तो कहाँ है गांव में। गांव की आप एक बार स्थिति जाके देखो, स्कूलें हैं नहीं, है तो उसमें व्यवस्थाएं नहीं है। जर्जर अवस्था के अंदर स्कूलों की बिल्डिंगें पड़ी हैं, जो लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं कि कब बिल्डिंग गिर जाए, कब हमारे बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए। टॉयलेट है, आप 50 स्कूल उठा के देख लो, अगर 5 स्कूलों में अगर टॉयलेट सुचारू रूप से अगर संचालित होता मिल जाए तो हम सुजानगढ़ में रहना छोड़ देंगे हम आज। और जो स्कूलें हैं उनके अंदर टीचर नहीं है। अभी कांग्रेस सरकार कह रही है कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें बना दी है, तो साहब इंग्लिश मीडियम स्कूलों के टीचर तो भेजो। ऐसे सिर्फ कागजों में स्कूलें बनाने से क्या होगा? जनता को टीचर चाहिए वहाँ बच्चों के पढ़ाने के लिए। क्या लगता है जो गहलोत ने 7 गारंटी योजनाएं दी है, उनके बलबूते पे सरकार रिपीट हो पाएगी? बिल्कुल नहीं होगी साहब। एक राशन का कट्टा चुनाव से 2 महीने पहले एक राशन का कट्टा भर के अगर किसी को दे दें तो उससे पेट थोड़ी पलता है। लोग कैसे भूल जाएंगे जो अपने बच्चों को पेट के गांठ मार के और सारी फसल का पैसा वो कोचिंग कॉलेजों में देते हैं और एक के बाद एक पेपर आउट होता हुआ देखा है लोगों ने। तो जवान और किसान कैसे गहलोत सरकार को रिपीट करेंगे? अंतिम सवाल करना चाहूँगा, सुजानगढ़ में इस बार क्या लग रहा है? सुजानगढ़ के अंदर बहुत अच्छा माहौल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, क्योंकि यहाँ लोग व्यक्तिगत जो हनुमान बेनीवाल है, जो पार्टी के सुप्रीमो है, वो 24 में से 20 घंटे जनता के लिए काम करते हैं और 24 आवर उनका घर का गेट खुला रहता है लोगों की सेवा के लिए। और जो लोकल यहाँ के जो मुद्दे हैं, आज जैसे एशिया का सबसे बड़ा काले हिरण का जो सेंचुरी है वो ताल छापर है, उसकी स्थिति आज देखो। हिरण भूखे प्यासे मर रहे हैं, वो सड़क नहीं बन रही है। पब्लिक जो यहाँ से लेके आप बीकानेर जाओ, इधर चूरू की साइड में जाओ, इतने संसाधन चलने वाले हैं लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बनी हुई है, टूटी हुई है। जो एक फ्लाईओवर बनना चाहिए ताकि हिरन भी नीचे हैं, वन्य जीव भी वहाँ पे सुरक्षित रह सके और लोगों का आवागमन का साधन भी प्रॉपर आ सके। उसका मुद्दा भी पार्लियामेंट के अंदर हनुमान बेनीवाल ने उठाया था। फिर इसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे खेल मैदान नहीं है। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे पड़ोसी स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर ऐसा कोई गेम नहीं होगा जहाँ पे गोल्ड मेडल बच्चे लेके नहीं है। हमारे भी बच्चों के अंदर ऐसा हौसला है, जज्बा है, ऐसे मतलब बच्चे हमारे भी जा सकते हैं, हमारे बच्चे भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं, लेकिन खेलने की ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है, खेल मैदान नहीं है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे एक महिला डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आती है, तुरंत रेफर कर देते हैं बीकानेर जाओ या जयपुर जाओ। गरीब आदमी कहाँ से ये सारे काम करेगा? तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा, तभी ये सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे हो पाएगा। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अमृता जी चौधरी, जो कि एक समाज सेवी हैं और RLP की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर
जो कि राजस्थान के जगह जगह अंतिम कोने तक जा रहा है, वो विधानसभा में कितने लोगों को बैठा कर लेकर जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पर। और सुजानगढ़ के अंदर आपको क्या मुद्दे दिखाई देते हैं, इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में कौन सा प्रत्याशी है जो सेंध मार पाता है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी गांव में, किसी चौपाल में। तब तक के लिए देखते रहिए चुनावी चौसर। फिर मिलते हैं किसी गांव में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।